हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएम में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक आती है संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम दैनिक जीवन में यूज कर पाते हैं, जिन संख्याओं को जिन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। और एक होती है काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर्स। वे संख्या होती है जिसमें किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल किया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। अर्थात जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या है, जैसे -1 हो गया, तो इसका वर्गमूल लेते हैं तो ये जो प्राप्त संख्या हुई है यह काल्पनिक संख्या है। इसे हम आई से लिखते हैं और इसे हम मैथ की भाषा में आयोटा पढ़ते हैं। तो अनरूट -1 का मान हो गया आई। तो दोनों तरफ अब वर्क करते हैं इसमें, तो इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अर्थात आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। इसी प्रकार जैसे हम √4 का वर्ग करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो इसका आंसर 2 आता है। लेकिन जब -4 का वर्गमूल लिया जाता है तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम 2 आइटा लिखते हैं। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और √-1 का आइटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार √-4 का मान 2 आइटा आ जाएगा। आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या 8 प्रकार की होती है: प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, वोल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, संयुक्त संख्या, कॉम्पोसाइट नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। इस प्रकार पूर्णांक संख्या 8 प्रकार की होती है: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और सह अभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। अब वास्तविक संख्या में दूसरा भाग आता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है: अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब हम इन संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या में सभी संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, जीरो भी आता है और धनात्मक संख्या भी आती है। तो पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्याएं ली जाती है, जैसे नेगेटिव संख्या, शून्य एंड पॉजिटिव संख्या। हम इसे पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं।
तो z या i बराबर हो जाएगा -5 इन्फिनिटी से लेके, इसी प्रकार 0 आ जाएगा बीच में, फिर 1 2 3, इसी प्रकार अनंत तक, अर्थात पूर्णांक संख्या में माइनस इन्फिनिटी से होते हुए, 0 से होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक सभी संख्या आ जाती है पूर्णांक संख्या में। अब पूर्णांक संख्या में पहला भाग आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं वे होती है जो एक से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्याएं वे होती है जो एक से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, और इस प्रकार यह इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव संख्या में। अब हमारा अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात प्राकृत संख्या में जो कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उनमें 0 और जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, वोल नंबर बन जाते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। इसे W से डिनोट करते हैं, तो W बराबर आ जाएगा 0 1 2 3, इस प्रकार यह इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब हमारी अगली संख्या आती है सम संख्या। सम संख्या वे होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। अब हमारी अगली आती है विषम संख्या। विषम संख्या वे होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। अब हमारी अगली संख्या आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। या इसे हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो।
अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या एक अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती है। तो एक है वो न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही संयुक्त संख्या होती है। एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही संयुक्त संख्या होती है। हम आगे देखेंगे कि संयुक्त संख्या कौन कौन सी होती है। दो एकमात्र समअभाज्य संख्या होती है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। अब देखते हैं 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती है। अब देखते हैं 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती है। तो 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। 8 अभाज्य संख्या में आ जाएगी 2 आ जाएगा पहली अभाज्य संख्या, दूसरी 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं है, 7 हो जाएगा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 हो जाएगा, 12 नहीं है, 13 हो जाएगा, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 हो जाएगा, 18 नहीं है, 19 हो जाएगा। तो 1 से 20 तक कुल 8 अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसी प्रकार 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। तो 8 तो ऊपर आ गई है, 2 अभाज्य संख्या और होगी, 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 23 होती है, 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है। तो 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या आ गई, 8 ऊपर दे दी गई है, 2 ये आ गई है, 8 और 2 10 हो गई। और इसी प्रकार 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। तो 10 इसमें से आ गई है। अब 31 होती है, 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है। 15 अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। तो 21 में 51 नहीं होती, 52 नहीं होती, 53 आ गया, 54 नहीं होती, 55 नहीं होती, 56 नहीं होती, 57 नहीं होती, 57 में 19 का भाग जाता है, 58 नहीं होती, 59 होती है, 60 नहीं होती, 61 होती है, 62 नहीं होती, 63 नहीं होती, 64 नहीं होती, 65 नहीं होती, 66 नहीं होती, 67 होती है, 68 नहीं होती, 69 नहीं होती, 70 नहीं होती, 71 होती है, 72 नहीं होती, 73 होती है,
74 नहीं होती, 75 होती है। तो इस प्रकार 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या आ गई। 15 ऊपर दे रखी है, 6 ये आ गई है। अब 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो 21 हमने देख ली है, 4 अभाज्य संख्या और देख ले हैं। पक्षांतर नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, 78 नहीं होती, 89 होती है, 80 नहीं होती, 81 नहीं होती, 82 नहीं होती, 83 होती है, 84 नहीं होती, 85 नहीं होती, 86 नहीं होती, 87 नहीं होती, 88 नहीं होती, 89 होती है। 89 के बाद 97 होती है। तो इस प्रकार ये हमारे पास कुल 25 से 100 तक अभाज्य संख्या आ गई है। तो अभाज्य संख्या में पहला क्वेश्चन आता है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 1 से 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या पूछी गई है। अब हम देखते हैं कि अभाज्य युग्म होता क्या है। अभाज्य युग्म ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें केवल और केवल 2 का अंतर हो। लगातार अभाज्य संख्या होती है जिसमें 2 का अंतर होता है। तो अभी तक हमने 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या पढ़ ली थी। तो अब उन संख्याओं में से अभाज्य युग्म देख लेते हैं जिनमें जो लगातार हो और जिनमें अंतर केवल और केवल 2 का हो। तो पहला अभाज्य युग्म हो गया 3 और 5 का। तो पहला हो गया 3 और 5 का। दूसरा अभाज्य युग्म हो गया 5 और 7 का। तीसरा अभाज्य युग्म हो गया 11 और 13 का। चौथा अभाज्य युग्म हो गया 17 और 19 का। तो ये चारों अभाज्य युग्मों में संख्या लगातार है और अंतर 2 का है। इसी प्रकार पांचवा अभाज्य युग्म हो गया 29 और 31 का। इसी प्रकार छठा अभाज्य युग्म हो गया 41 और 43 का। इसी प्रकार सातवां अभाज्य युग्म हो गया 59 और 61 का। इसी प्रकार आठवां अभाज्य युग्म हो गया 71 और 73 का। इसी प्रकार नौवां अभाज्य युग्म हो गया कुल 8 अभाज्य युग्म ही बनेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 इसका आंसर होगा। अब हम अभाज्य युग्म में अभाज्य संख्याओं में देखते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, यह जांच कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 199 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 199 को अभाज्य संख्या है या नहीं चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम 199 से जस्ट छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो 199 से जस्ट छोटी ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो वह हो गई 196। 196 का वर्गमूल 14 होता है। तो अब हम 14 से 14 के बराबर या 14 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं से
199 में भाग देकर चेक करेंगे। अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो 199 अभाज्य संख्या है। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 199 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का भाग देख के देखते हैं 199 में। तो 3 का भाग 19 में जाता है। 6 12 18, 1 19, तो 19 में पूरा जाता नहीं है, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाता। 5 का भाग जाने के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए। 7 का भाग देख के देखते हैं। 7 दूनी 14, बच गए 5, 9 59, 59 में 7 का भाग नहीं जाता, तो 199 में 7 का भाग नहीं जाता। अब 11 का भाग देखते हैं। 11 का भाग देने के लिए सम संख्या और विषम संख्याओं का अल्टरनेटिव संख्याओं का अलग अलग योग करेंगे। तो 1 9 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। तो 1 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो 199 में 11 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 13 का भाग देख के देखते हम। 13 कम 13, बच गए 6 गुणितर 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, तो गुणितर में 13 का भाग भी नहीं जाता है। तो 14 के बराबर या 14 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या का भाग 199 में नहीं जा रहा है, तो 199 एक अभाज्य संख्या है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 299 अभाज्य संख्या है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो 299 से जस्ट ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो 299 से जस्ट ऐसी छोटी संख्या हो गई 289। 289 17 का वर्ग है, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। अब 17 से जस्ट इस 17 के बराबर या इनसे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करेंगे। 299 में अगर किसी भी अभाज्य संख्या का भाग 299 में जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर किसी भी अभाज्य संख्या का भाग 299 में नहीं जाता है तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो 17 से छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 17 से छोटी या 17 के बराबर। तो 2 का भाग 299 में जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है। 7 का देख के देखेंगे। 7 चौक 28, बच गए 1 19, 19 में 7 का नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाता है। अब 11 का देख के देखते हैं। 11 दूनी 22, बच गए 7 9 79, 79 में 11 का भी नहीं जाता। अब 13 का देख के देखते हैं। 13 दूनी 26, 3 बच गए 39, 13 3 39, तो 299 में 13 का भाग जाता है। तो इस प्रकार यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यह जांचने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ इतना चेक करना पर्याप्त है कि n बटे 2 यह जांचने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ इतना चेक करना पर्याप्त है कि n बटे 2 से छोटी किसी भी असंख्या से विभाजित नहीं होती है। अनरूट n से छोटी
किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अनरूट n से छोटी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अनरूट n से विभाजित होती है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उस संख्या के निकटतम में ऐसी संख्या लेते हैं जिसके पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो इसका मतलब हो गया अनरूट n होता हो। अब हम जो वर्गमूल संख्या निकलती है उसके बराबर या उससे जस्ट छोटी सभी अभाज्य संख्या से भाग देकर चेक करते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। अनरूट n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर विभाजित नहीं होती है तो वह एक अभाज्य संख्या है, और अगर विभाजित होती है तो वह एक भाज्य संख्या है।